हैदराबाद में आवारा कुत्तों के हमले में मारे गए एक लड़के के परिवार मुआवजा देने की मांग करते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने जीएचएमसी मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया है। आप नेताओं ने सरकार पर आवारा कुत्तों को रोकने के विफल रहने का आरोप लगाया। उन्होंने जीएचएमसी के शासन को खाया पिया वल्दिया और बल्दिया की तरह कहकर आलोचना की। उन्होंने मांग की है कि लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए और लोगों को कुत्ते के हमलों से बचाने के लिए उपाय किए जाने चाहिए। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने पिछले 9 वर्षों में स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे आवश्यक क्षेत्रों के लिए बजटीय आवंटन और खर्च को कम करने के लिए मंगलवार को बीआरएस सरकार की आलोचना की है। ट्विटर पर किशन रेड्डी ने दावा किया है कि मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ग्रामीण आजीविका के लिए आवश्यक गति प्रदान करने में विफल रहे हैं और बीआरएस शासन के तहत ग्रामीण विकास के लिए बजटीय आवंटन साल दर साल धीरे धीरे कम किया गया है। क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए सड़कें और पुल महत्वपूर्ण है, लेकिन मुख्यमंत्री का मानना था कि बंगारू तेलंगाना के लिए गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे की आवश्यकता नहीं है। पुलों और सड़कों को बिछाने के लिए बजट का केवल 3.7% आवंटित किया गया है। उन्होंने दावा किया है कि शहरी विकास के लिए तेलंगाना राज्य का बजट आवंटन 2.8% था, जो राष्ट्रीय औसत से कम था। मंत्री ने ट्वीट किया, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हमने हैदराबाद में भी धीमी वृद्धि देखी है, जिसमें कई क्षेत्रों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। सरकारी स्कूलों में मौजूदा बुनियादी ढांचे को बढ़ाने के लिए बहुत कम या कोई प्रयास नहीं किया गया है। उन्होंने कहा है कि मानव संसाधन और शिक्षा पर बीआरएस सरकार का निवेश दयनीय रूप से कम और राष्ट्रीय औसत से काफी नीचे है। तेलंगाना राज्य मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के अनुसार स्वास्थ्य सेवा के मामले में देश में गहना था, लेकिन खर्च और बजट आवंटन के मामले में नहीं। किशन रेड्डी ने टिप्पणी की। उन्होंने कहा है कि तेलंगाना की स्वास्थ्य सेवा को बजट का 5% आवंटित किया गया था, जबकि राज्यों के लिए राष्ट्रीय औसत 6.3% था। किशन रेड्डी ने ट्वीट किया, राज्य में कानून व्यवस्था बिगड़ गई है और एक नए निचले स्तर पर पहुंच गई है, जो तेलंगाना राज्य में पुलिस के लिए बजट आवंटन में परिलक्षित होता है। बायो एशिया के सबसे बड़े जीवन विज्ञान और स्वास्थ्य सेवा सम्मेलन की सफलता पर भरोसा जताते हुए आईटी और उद्योग मंत्री केटीआर ने कहा, इस आयोग में कई निवेश घोषणाएं और कई एमओयू घोषित किए जाएंगे। हम 19 वर्षों से बायो एशिया का संचालन कर रहे हैं और इस वर्ष यह बायो एशिया का 20वां वर्ष है। यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम जैसे अंतर्राष्ट्रीय साझेदारों और 55 से अधिक विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों के साथ बहुत उम्मीद है। 2500 से अधिक प्रतिभागियों के साथ यह आयोजन एक बड़ी सफलता बन जाएगा। केटीआर ने कहा, मैं लगातार विभिन्न उद्योग निकायों और उद्योग संघों में संपर्क में हूं जिन्होंने भाग लिया है। हमारे पास नोबेल पुरस्कार विजेता है और हमारे पास इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक और उद्योगपति भी है। मैं इसे बड़े उत्साह के साथ देख रहा हूं। कई निवेश घोषणाएं होंगी, कई एमओयू की घोषणा की जाएगी, एक प्रदर्शनी होगी जहां कई नई कंपनियों अपने उत्पादों का प्रदर्शन करेंगी। राज्य के पंचायत राज मंत्री एराबेली दयाकर राव ने कहा है कि राज्य में द्वारका समुदायों को खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों द्वारा निर्मित आवश्यक और अन्य वस्तुओं की आकर्षक लेबलिंग और पैकिंग के साथ साथ अच्छी कॉमन ब्रांडिंग प्रदान करनी चाहिए। यह देखा जाना चाहिए कि उस पर तेलंगाना की मुहर है, तब इन वस्तुओं की मांग और बढ़ेगी। इस संबंध में मंत्री ने मंगलवार को जनसंपर्क विभाग के प्रमुख सचिव सर्प सीईओ संदीप कुमार सुल्तानियों अन्य अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है, जिस सुझाव दिया जाता है कि फ्लिपकार्ट के साथ पहले एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जा चुके और अमेजॉन जैसी ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनियों के साथ और समझौते किए जाने चाहिए। वे संबंधित संगठनों के साथ समझौते करके महिलाओं के उत्पादों के लिए विपणन सुविधाओं का विस्तार करना चाहते हैं। सीएम केसीआर के प्रयासों के परिणाम स्वरूप तेलंगाना विकास और कल्याण, महिला संघों की विकास और बजट ऋण के मामले में देश में नंबर 1 पर है। मंत्री ने सुझाव दिया है कि ब्रांडिंग को आसान और आकर्षक तरीके से डिजाइन किया जाना चाहिए ताकि राज्य की प्रतिष्ठा का लोहा बन सके और महिलाओं के उत्पादों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आसानी से और आकर्षक रूप से बेचा जा सके। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे इसे शीघ्र ही मुख्यमंत्री में ध्यान में लेकर उनकी अनुमति से नई ब्रांडिंग कराएं और उनके अनुसार विभिन्न नामों की जाँच करें। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने कहा है कि राज के सम्मान के बीच अंतिम संस्कार न कराने के राज्य सरकार के तरीके
की वे कड़ी निंदा करते हैं। छावनी विधायक और दलित नेता जी सैन्ना, जिन्होंने 5 बार विधायक के रूप में जीत हासिल की है और लोगों की सेवा की, यह खेदजनक है कि राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार नहीं किया गया। तेलंगाना के लोगों पर अत्याचार करने वाले निजाम का राज्य सरकार ने आधिकारिक औपचारिकता के साथ अंतिम संस्कार किया है और लंबे समय तक लोगों की सेवा करने वाले और विधायक के रूप में सेवा देने वाले सैन्ना औपचारिकताओं के साथ विदा लिया है। और सैन्ना, जो एक दलित है, के मामले में केसीआर सरकार का भेदभाव अक्षम्य था। जो बदुबक्का के विधायक के रूप में मरने वाले सेलेप्टा और रामलिंगा रेड्डी के शव का आधिकारिक संस्कारी के साथ अंतिम संस्कार किया गया था। महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल विद्यासागर राव ने सुझाव दिया है कि दोनों तेलुगु राज्यों के राज्यपालों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि संविधान की 5वीं अनुसूची में सभी शक्तियां आदिवासियों के पास जाए। ग्राम पंचायतों को 5% राशि सीधे देने की मांग की है। हरिता प्लाजा, बेगमपेट, हैदराबाद में अक्षय के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय थे। कार्यक्रम में विद्यासागर राव और सुधा अशोक तेजा शामिल हुए हैं और इस अवसर पर विद्यासागर राव ने सुधा को पंपना कवि सोने का कंगन देकर सम्मानित किया है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने सिकंदराबाद छावनी बीआरएस विधायक जी सैन्ना के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की है। दत्तात्रेय ने सैन्ना के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की, जो कारखाना में विधायक शिविर कार्यालय गए थे। सैन्ना के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी है। 5 बार विधायक बनकर जीतने वाले सैन्ना का आकस्मिक निधन छावनी के लोगों के लिए बड़ी क्षति है। उन्होंने सैन्ना के परिवार के सदस्यों को सांत्वना दी और उनके प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि सैन्ना जैसी मधुभाषी व्यक्ति को खोना दुखदायी है। वह तेलंगाना पार्टी की अध्यक्ष शर्मिला ने सिकंदराबाद छावनी के बीआरएस विधायक जी सैन्ना के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की। कारखाना में विधायक कैंप कार्यालय पहुंची। वह शर्मिला ने सैन्ना के परिजनों को ढांढस बंधाया। सैन्ना के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की गई और विधायक सैन्ना के आकस्मिक निधन ने उन्हें झकझोर कर दिया है। उन्होंने याद दिलाया कि सैन्ना जैसा विधायक बहुत कम होता है और उन्होंने बिना किसी विवाद में पड़े एक विधायक के रूप में क्षेत्र को लोग की सेवा की है। टीपीसीसी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्लू रवि ने कहा है कि सिकंदराबाद छावनी के बीआरएस विधायक जी सैन्ना के अंतिम संस्कार को राष्ट्र के सम्मान से न करना दलितों के स्वाभिमान का अपमान है। सैन्ना, जो एक मौजूदा विधायक है, कि अंत्येष्टि राष्ट्र के सम्मान से न करने का नाराज थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अंतिम संस्कार की अपेक्षा की है। राज्य सरकार, जिसने अन्य राज्यों से संबंधित लोगों और जो पद पर नहीं है के लिए आधिकारिक औपचारिकता के साथ अंतिम संस्कार किया और एक दलित नेता और एक विधायक नेता के अंतिम संस्कार की उपेक्षा करने पर रोष व्यक्त किया है। विधायक के रूप में 5 बार जीतने वाली सैन्ना की उपेक्षा करना केसीआर सरकार की दलितों के प्रति अवमानना का प्रमाण है। मल्लू रवि ने कहा, दलित बंधु कह कर झूठ बोलना, अम्बेडकर की मूर्तियां कह कर धोखा नहीं, दलितों के स्वाभिमान की रक्षा होनी चाहिए। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी टीपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष महेश कुमार गौड़ ने बीआरएस कार्यकर्ताओं द्वारा सोमवार देर रात वारंगल में यूथ कांग्रेस के नेता थोटा पवन पर अब हमले की निंदा करते हुए आरोप लगाया कि यह विधायक विनय भास्कर के इशारे पर किया गया था। सत्तारूढ़ बीआरएस कार्यकर्ताओं ने पवन पर उस समय हमला किया और उसे बुरी तरह पीटा जब वह बीआरएस के भ्रष्टाचार पर कुछ पोस्ट चिपका रहा था। इसमें गलत क्या था? चेतावनी दी है कि अगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इसी तरह से जवाबी कार्रवाई की तो बीआरएस विधायकों को राज्य से भागना पड़ेगा। उन्होंने श्री विनय भास्कर के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज करने की मांग की है और बीआरएस विधायक जी सैन्ना के अंतिम संस्कार का जिक्र करते हुए, जिनका 2 दिन पहले निधन हो गया था, कांग्रेस नेता ने सवाल किया कि राष्ट्र के अंतिम संस्कार क्यों नहीं किया गया और क्या यह 5 बार के दलित विधायक के कद के अनुरूप था। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस एमएलसी पार्टी कौशिक रेड्डी मंगलवार को दिल्ली में राष्ट्रीय महिला आयोग एनसीडब्ल्यू के सामने पेश हुए और राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन के खिलाफ अभद्र भाषा का उपयोग करने के लिए एक लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है। लिखित नोट में उन्होंने कहा कि प्रयुक्त शब्दावली तेलुगु भाषा में तेलंगाना बोली का हिस्सा थी और यह अश्लील नहीं थी। उन्होंने विभिन्न तरीकों से तेलुगु भाषा के उपयोग को समझाने के लिए मुहावरों और अन्य शब्दों का भी हवाला दिया। पैनल के सामने पेश होने के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने आवश्यक स्पष्टीकरण दिया है। 26 जनवरी को कौशिक रेड्डी ने राज्यपाल पर एक भद्दी गाली दी जब एक प्रेस वार्ता में भाजपा विधायक ईटेला राजेंद्र की आलोचना कर रहे थे। क्लिप में उन्होंने कहा है, आज जो चाहते हैं वही कर रहे हैं। हम आपके चेहरे पर निराशा देख सकते हैं और आपके चेहरे पर मुस्कान नहीं है।
आप राज्यपाल होने की हैसियत से बोल रहे हैं, लेकिन मैं पूछता हूँ कि ये राज्यपाल किस संविधान का पालन कर रहा है? राज्यपाल विधानसभा और पारिषद द्वारा पारित विधेयकों पर बैठे हैं। क्या यह संविधान आपको ऐसा करने की इजाजत देता है? सितंबर में विधानसभा में पारित किए गए कुछ बिलों पर राज्यपाल को अभी हस्ताक्षर करना है। पठान चेरू के विधायक गुड्डेम महिपाल रेड्डी ने जमीन पर कब्जा करने के आरोपों को जोरदार खंडन किया है। पूर्व विधायक नंदीश्वर गौड़ ने पाटन चेरू विधायक पर जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया। इसका जवाब देते हुए विधायक ने कहा कि अगर यह साबित हो जाता है कि उनके बेनामी लोगों ने 1 इंच भी जमीन पर कब्जा कर लिया है तो वह राजनीति छोड़ देंगे। नंदीश्वर गौड़ से पूछा गया कि विधायक रहते हुए क्या उन्होंने इस निर्वाचन क्षेत्र के लिए कुछ विकसित किया था? केसीआर के नेतृत्व में पठान चेरू झील मिनी इंडिया बनेगी। AIMIM ने हैदराबाद स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मिर्जा रहमत बैग को MLC उम्मीदवार के रूप में घोषित किया है। पार्टी प्रमुख और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन और ओवैसी ने अपने ट्वीट करके MLC उम्मीदवार के नाम की घोषणा की है। मैं AIMIM को उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए MLC सैयद में उल हसन जाफरी सैयद को धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम भविष्य में उनके अनुभव और ज्ञान से लाभान्वित होते रहेंगे। AIMIM BRS सारे समर्थन BRS प्रमुख और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद स्थानीय निकायों के जल्द होने वाले MLC चुनाव पर सनसनीखेज फैसला किया है। हैदराबाद स्थानीय निकाय चुनाव में सहयोगी MIM पार्टी के उम्मीदवार को पूर्ण समर्थन देने का फैसला किया गया है और इससे पहले MIM ने अनुरोध किया था कि उन्हें सीटें आवंटित की जाए और उनके समर्थन की घोषणा की जाए। इस हद तक केसीआर ने पार्टी के वरिष्ठों के साथ चर्चा की और AIMIM उम्मीदवारों को पूर्ण समर्थन देने का फैसला किया है। आम चुनाव से ठीक 1 साल पहले हो रहे MLC चुनाव अब चर्चा का विषय बन गए हैं और इस बीच तेलंगाना में शिक्षक श्रेणी के तहत हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर में एक MLC और हैदराबाद स्थानीय निकायों के लिए 2 MLC सीटों के लिए चुनाव होने जा रहे हैं। 13 मार्च को मतदान होगा और 16 मार्च को मतगणना होगी। AIMIM ने मिर्जा रहमत बैग को MLC उम्मीदवार के रूप में घोषित किया है। केसीआर ने AIMIM का समर्थन किया, मिर्जा रहमत बैग को MLC उम्मीदवार के रूप में घोषित किया है। केसीआर ने समर्थन किया कि 2017 में इन 2 पदों के लिए चुनाव हुए थे, जहां BRS पार्टी ने हैदराबाद स्थानीय निकाय चुनाव को MIM उम्मीदवार सैयद अमीनुल हसन जाफरी और महबूबनगर, रंगारेड्डी, हैदराबाद शिक्षक MLC पद के लिए PRTS उम्मीदवार कट्टेपल्ली जनार्दन रेड्डी का समर्थन किया था। खबर है कि केसीआर इस बार भी मजलिस उम्मीदवार को समर्थन देना चाहती है। भारत राष्ट्र समिति ने मंगलवार को हैदराबाद स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र से तेलंगाना विधान परिषद चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिम को समर्थन देने का फैसला किया है। BRS अध्यक्ष और तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मंत्र दल के उम्मीदवार को वापस लेने का फैसला किया। प्रमुख के एक बयान में कहा गया, AIMIM पार्टी से MLC सीट आवंटित करने और आगामी हैदराबाद स्थानीय निकाय चुनाव में उनका समर्थन करने के अनुरोध पर विचार करते हुए BRS अध्यक्ष और मुख्यमंत्री श्री के चंद्रशेखर राव ने पिछले चुनाव की तरह AIMIM का समर्थन करने का फैसला किया। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने परामर्श करने के बाद मुख्यमंत्री केसीआर ने सहयोगी AIMIM को MLC सीट आवंटित करने और हैदराबाद स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र के द्विवार्षिक चुनाव में MIM उम्मीदवार को पूर्ण समर्थन देने का निर्णय लिया है। MLC सीट के लिए चुनाव अगले महीने होना है। AIMIM के मौजूदा MLC सैयद अमीनुल हसन जाफरी की सेवानिवृत्ति के साथ चुनाव जरूरी है और पार्टी ने अभी तक अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। पीड़ितों ने शिकायत की, अधिकारियों ने मंगलवार सुबह 10 मिनट के भीतर एरा मुंजल कॉलोनी में रहने वाले गरीबों को खाली करने की धमकी दी है। पार्षद विजय रेड्डी ने विरोध किया है कि इसी क्रम में उनके लिए वैकल्पिक आवास की व्यवस्था की जाए। उसने सड़क पर धरना दिया। कार्यक्रम में कॉलोनी वासी शामिल थे। कॉन्ट्रैक्टरों का काम नहीं, ऑफिसर आना बात करना। लेबर है ना, तो लेबर ही बन गए। अरे कल को आपके घर पे भी आते वहाँ, समझो गरीब का है मसला, उनका नहीं, सब गरीबों का है मसला। ट्रांसजेंडर YSRTP अध्यक्ष YS शर्मिला के खिलाफ गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। शर्मिला ने उन पर की गई अनुचित टिप्पणियों के लिए तत्काल माफी मांगने की मांग की। वारंगल शहर में शर्मिला का पुतला फूंकने वाले किन्नरों ने बड़े पैमाने पर विरोध जताया।
उन्होंने चेतावनी दी है कि वे अपने समुदाय को बदनाम करने के लिए बोलने को बर्दाश्त नहीं करेंगे। शर्मिला ने तेलुगु राज्यों में हिजड़ों के लिए सार्वजनिक माफी की मांग की। YSSRTP नेता शर्मिला ने महबूबाबाद विधानसभा में ट्रांसजेंडरों को नीचा दिखाया। उन्होंने कहा कि हम अक्षम हैं, हम बेकार हैं, हम शर्मिला के शब्दों की निंदा करते हैं। शर्मिला हमारे समुदाय के बारे में क्या नहीं जानती। एक बार जब आप हमारे समुदाय में आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। हम भी डिग्री और PG है, वे वहाँ है, अच्छे बुद्धिजीवी है, न्यायाधीश, वकील, डॉक्टर, पुलिस आदि। हमारे पास सभी क्षेत्रों के लोग हैं। आप अपनी राजनीति कर सकते हैं, लेकिन यदि आप हमारे समुदाय को बदनाम करने के लिए बोलते हैं तो हम सहन नहीं करेंगे। YCP लोक विवाद पैदा करने के नए तरीके खोज रही है। अब गायक मंगली की बारी है, जिन्हें हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा TTD के SVBC बोर्ड सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था, एक बड़े विवाद में आ गई है। मंगली ने महाशिवरात्रि के मौके पर सोशल मीडिया पर एक नया डांस वीडियो जारी किया है। आश्चर्य है कि इसमें क्या विवाद है। खैर, यह वीडियो प्रसिद्ध और अति प्राचीन श्री श्रीकालहस्ती मंदिर में शूट किया गया था। श्रीकालहस्ती मंदिर में वीडियोग्राफर पर 2 दशकों से अधिक समय से सख्ती से प्रतिबंध लगा हुआ है, लेकिन किसी तरह आश्चर्यजनक रूप से मंगली ने पवित्र मंदिर में अपना रास्ता बना लिया है और वहां कुछ अन्य नर्तकियों के साथ एक पूर्ण वीडियो गीत शूट किया है। श्रीकालहस्ती मंदिर भारत के पवित्र और सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। अब मंगली ने मुख्य मंदिर में एक वीडियो गाना फिल्माया है जो नेटिजन्स को बहुत खुश कर रहा है। हर कोई मंदिर प्रबंधन को पवित्र मंदिर के अंदर वीडियो सॉन्ग शूट करने की अनुमति देने के लिए चिल्ला रहा है। यह YCP के लोगों की ओर से घोर अनादर के अलावा और कुछ नहीं है। वे इतनी विवादास्पद घटना को सबके सामने कैसे होने दे सकते हैं? क्या इसी तरह से वे पवित्र श्रीकालहस्ती मंदिर का प्रबंधन करते हैं? एक नेटिजन ने कमेंट किया। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने मंगलवार को इस महीने की शुरुआत में मेदक में खदीर खान की कथित हिरासत में मौत पर एक स्वतः संज्ञान याचिका पर मुख्य सचिव गृह के प्रमुख सचिव DGP और मेदक पुलिस अधीक्षक ने नोटिस जारी किया और जवाब मांगा। मुख्य न्यायाधीश उज्जवल भुइया और न्यायमूर्ति एन तुकाराम जी की खंडपीठ ने मंगलवार को अधिकारियों को 14 मार्च तक अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने समाचार पत्रों की खबरों के आधार पर याचिका पर स्वतः संज्ञान लिया था। राज्य सरकार और पुलिस का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त महाधिवक्ता J. रामचंद्र राव ने कहा है कि कार्यकारी मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए जाने के 14 दिन बाद खदीर खान की मृत्यु हो गई थी। मुख्य न्यायाधीश ने यह स्पष्ट किया है कि अदालत इस मुद्दे को आगे बढ़ाना चाहती है और उन्हें DK बसु मामला, जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत, गिरफ्तारी, अभियुक्तों की हिरासत और गिरफ्तार व्यक्ति को जानने वाले को सूचित करने के संबंध में दिशा निर्देश तैयार किए हैं। मुख्य न्यायाधीश भुइया ने कहा है कि अदालत यह जानना चाहती है कि पुलिस ने खदीर खान को हिरासत में लेने को प्रक्रिया का पालन किया भी है या नहीं। खदीर खान को 29 जनवरी को मेदक में चेन स्नैचिंग के एक मामले में हिरासत में लिया गया था और 5 दिनों तक सलाखों के पीछे रखा गया और कथित तौर पर पीटा गया। पुलिस ने 3 फरवरी को मेदक तहसीलदार के हस्ताक्षर करने के बाद उसे उसकी पत्नी सिद्धेश्वरी को सौंप दिया। यह आरोप लगाया गया था कि पिटाई के खदीर खान के गुर्दे खराब हो गए थे और पुलिस ने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था और कथित तौर पर बिल का भुगतान किया था। इसके बाद उन्हें गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई।